औरतों और जवान लड़कियां अपने अपने जिस्म की मालिश करवाने के लिए मेरे देवर के पास आती रहती थी और सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी होकर जाते थे। मेरे देवर को भी इस कामों में बहुत ही मजा आता था। उसके चेहरे पर हर समय खुशी रहती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे पैसों के साथ साथ उसकी और भी जरूरतें पूरी हो रही हो। एक दिन मैं भी अपने देवर से कहा कि मेरे शरीर में बहुत ही दर्द हो रहा है, आज रात तुम मेरे जिस्म की मालिश कर दो और मुझे भी उन लड़कियों और औरतों की तरह खुश हो जाने का मौका दो। और फिर मैं उसके बेड पर जाकर लेट गई। उसमें मैं साड़ी पहनकर रखी थी और जैसे ही मैंने कमर पर से अपनी साड़ी हटाई, अचानक से मेरा देवर रोज रोज एक ही तरह का काम करते करते मेरा मन और शरीर थक सा गया था। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत करने से घबराती थी, परंतु रोज रोज एक ही तरह का काम करना ऐसा लगता था जैसे जिंदगी थम सी गई है और अब मैं बस आराम करना चाहती थी। पिछले 5 सालों से मेरा एक ही रूटीन था। सुबह सवेरे उठकर पहले मैं पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती थी, उसके बाद अपने पति के साथ खेतों में काम करने के लिए जाती थी और फिर वहां से आकर खाना बनाकर फिर उन्हें पहुंचाने जाती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत भी नहीं थी जो कि मेरी मदद करती, क्योंकि मेरे पति 2 भाई थे। एक मेरे पति और एक छोटा देवर था। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी और साथ ही साथ पति के भी कामों में हाथ बटाती थी और इन सब के कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक जाती थी। मैं जब अपने पति के साथ खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी तो मोहल्ले की औरतें मेरे देवर के पास अपना मसाज करवाने के लिए आती थी, क्योंकि मेरे देवर ने ही घर में मसाज सेंटर खोल लिया था। वह इतना अच्छा मसाज करता था कि जिसके शरीर की थकान पल भर में ही गायब हो जाती थी। औरतें और जवान लड़कियां शाम तक मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आती रहती थी और उसके बदले में मेरे देवर अच्छा खासा पैसा वसूल करते थे और औरतें भी उनसे खुश होकर जाती थी। मेरा देवर पढ़ा लिखा भी था और अब इस काम में देवर की आमदनी भी अच्छी खासी हो जा रही थी, परंतु मेरा तो काम ही रह गया था, खेतों में काम करना और फिर घर में भी काम करना। मुझे एक जरा आराम नहीं मिल पा रहा था। मेरे लिए अब यही सब बच गया था कि मैं दिन भर काम ही करती रहूं। कभी कभी मैं इतना थक जाती थी कि मेरे मन में आता था कि मैं अपने देवर से मसाज करवा लूं, परंतु शर्म के मारे मैं उससे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन मेरा देवर बहुत ही शरीफ इंसान था। आज तक उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था। जवान औरतों की मसाज करते हुए उसकी नीयत कभी खराब नहीं हुई थी, जिस कारण से गांव वाले उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। मेरे ससुराल में औरतों को ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मैं अपने पति से तो बातें कर लेती थी, परंतु मुझे देवर के साथ बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने शादी के पहले दिन ही मुझसे कह दिया था, हमारे यहाँ औरतों को मर्दों के साथ ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं है। वैसे भी मैं बहुत ही कम बोला करती थी और जब कभी जरूरत होती तभी मैं बात करती थी। मुझे जितना सा भी जरूरत होता मैं उतनी ही बात देवर के साथ किया करती थी। मैं किसी तरह तीनों वक्त उसके कमरे में खामोशी से खाना रखकर आ जाती थी। कभी कभी मेरा देवर का मूड अच्छा होता, वह हम लोगों के साथ बैठकर खाना खा लेता था, नहीं तो अक्सर वह अपने कमरे में ही खाना खा लेता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनवाया हुआ था जहां वह अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी फिर वो ऐसा काम कैसे कर लेता है। क्या इसे औरतों को मसाज देने में शर्म नहीं आती है? आखिर जब ये मसाज करता होगा तब तो औरतों के खुले बदन को भी देखता ही होगा, फिर ये इतना शर्माता क्यों है? मुझे तो यह सोच सोच कर ही शर्म लगने लगती थी। जब मैं अपने पति से यह बात कही तो वो हंसने लगते और हंसकर कहने लगते थे, यही तो उसका काम है और रोजगार भी उसी से चलता है। अगर उसे अपने आप पर शर्म आएगी तो फिर खाएगा कहाँ से? और फिर मैं उसकी बातें सुनकर खामोश हो जाती थी। जब कभी कभी मैं काम से बहुत थक जाती थी, मुझे लगता था कि कोई मेरे जिस्म को भी दबा दे जिससे कि मेरी थकावट दूर हो सके, परंतु मैं यह बात किसी से कह भी नहीं पाती थी। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरी सास का देहांत हो गया और मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आ गई। और परंतु जब वो थी तब मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 2 साल तो मैंने अपना जीवन कांटों पर रखकर ही बिताया था। मेरी सास हर समय मुझे कड़वी बातें सुनाया करती थी और उनकी हमेशा मुझ पर ही नजर रहती थी कि मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ से आती हूँ, किससे बातें करती हूँ।
उनकी नजर हर समय मुझ पर ही रहती थी। मैं उनसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। शादी के 1 साल बाद ही वो मुझे खड़ी खोटी सुनाने लगी और मुझे ताना देने लगी कि मैंने अभी तक औलाद को जन्म क्यों नहीं दिया है, कहीं मैं बांझ तो नहीं हूँ। मैं उनकी बातें सुन सुनकर हर समय रोती रहती थी। मेरी आंखों में आंसू थमने के नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती थी कि जल्द से जल्द मैं माँ बन जाऊं, परंतु भगवान मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद मैं माँ नहीं बन पा रही थी। और फिर कुछ दिनों बाद अचानक से मेरी सास बीमार रहने लगी। बहुत ही डॉक्टरों के पास उनका इलाज चला, परंतु पता नहीं किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ही प्यार करते थे। उन्होंने उनके इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मेरे ससुर का देहांत बहुत ही पहले हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप दोनों का बनकर अकेले ही पाला था। वो बहुत ही गुस्से मिजाज वाली औरत थी, परंतु उन्होंने सारी जिंदगी बहुत ही शराफत के साथ गुजारी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने के लिए बहुत बार कहा था, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही कारण था कि उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ही प्यार करते थे और अपनी माँ की हर बातें को मानते थे। जब मेरी सास बीमार पड़ गई, तब उनके दोनों बेटे ने दिन रात उनकी सेवा की और अपनी तमाम जमा पूंजी अपनी माँ की बीमारी के ऊपर लगा दिया। परंतु भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। शायद उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। कोई भी मन्नत, दुआएं या दवाई किसी ने भी असर नहीं किया और मेरी सास हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसके बाद जहां मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों पर भी काम करना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों बंदे ही अपने जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा पा सके। अब मैं घर का कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में भी जाकर काम करने लगी ताकि जल्द से जल्द हम लोगों के सर पर से कर्ज उतर जाए। जब मैं और मेरे पति खेतों पर काम करने चले जाते थे, हमारे घरों में औरतें और लड़कियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की लड़कियां और औरतें मेरे देवर के पास आते और अपना मसाज करवाते थे, परंतु आज तक कभी किसी ने मेरे देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं की थी और सभी लोग उन्हें एक शरीफ इंसान कहते थे। एक दिन जब दोपहर के समय मैं खाना बनाने के लिए आई, तो मैंने देखा मोहल्ले की लड़की तानिया मेरे देवर के कमरे के पास बाहर खड़ी होकर रो रही थी। उसे यूं रोता देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि शादी के इन 5 सालों में मैंने पहली बार ऐसा देखा था। मेरे देवर तो बहुत ही शरीफ थे, फिर यह लड़की देवर के कमरे के पास खड़ी होकर क्यों रो रही थी? मैं ये देखकर परेशान हो गई। मुझे लगने लगा कहीं मेरे देवर ने इसके साथ कोई गलत काम तो नहीं कर लिया। फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई और जिस कार्य में यह बात भूल गई। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी, परंतु मेरे दिमाग से यह बात एकदम से निकल गई। कुछ दिनों बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी, वह लड़की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उससे जल्दी जल्दी बातें करके जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे घर में खाना भी बनाना था और अपने पति को देने के लिए वापस खेत पर भी जाना था। परंतु वह लड़की थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी तरह जान छुड़ाकर घर वापस आने की जल्दी में थी, परंतु उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। और फिर अचानक से उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरे देवर के बारे में मुझे कहने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। और जब मैं उससे बार बार यह पूछा कि मेरे देवर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो वह कुछ नहीं बोली और अपने घर वापस चली गई। और फिर मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन भी वह रो रही थी और आज फिर वह देवर के बारे में उल्टा पुल्टा कहे जा रही थी। लेकिन वह लड़की अच्छे कैरेक्टर की तो नहीं थी, क्योंकि हमेशा मोहल्ले वाले और मेरे पति भी उसे लड़की के बारे में कुछ न कुछ कहते ही रहते थे। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बातें करते रहते थे कि उसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो चुका है, परंतु मुझे नहीं पता था आखिर ऐसी क्या वजह है। और मेरा किसी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलना जुलना भी नहीं था, क्योंकि मुझे घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता था। किसी के साथ उठना बैठा ना होने के कारण मुझे ऐसी चटपटी मसालेदार बातें सुनने को नहीं मिलती थी। मैं फिर सोची कि मैं इस बारे में अपने पति से बातें करूंगी, परंतु मेरी यह कमजोरी थी, मैं जल्दी ही इस तरह की बातें भूल जाती थी। और जब शाम को मेरे पति घर पर आए, तो मैं इस तरह से काम में उलझ गई, यह बातें अपने पति को बता ही ना पाई।
और भूल गई। समय यूं ही बीते जा रहा था। मेरा देवर का धंधा पानी भी अच्छा चल रहा था और हम पति पत्नी भी खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। किसी तरह हम लोगों को इस कर्ज से छुटकारा मिल जाए। एक दिन हम पति पत्नी खेतों में काम कर रहे थे कि उस समय मोहल्ले का एक आदमी भागते हुए आया और हमें जल्दी से घर चलने को कहा। जब हम लोग यह सुने तो बहुत ही परेशान हो गए कि न जाने क्या बात हो गई। तेज कदम उठाते हुए हम दोनों घर वापस आए। हमारे घर के पास बहुत सारी औरतें और मर्दों का भीड़ लगा हुआ था। वो सभी लोग बहुत ही जोर जोर से बोल रहे थे। जब हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा देवर सर झुकाए हुए एक जगह पर खड़े था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था किसी के साथ हाथापाई हुई हो। जब हम लोगों ने वहां की औरतों से पूछा कि क्या बात हुआ है तो उन लोगों ने कहा कि मेरे देवर ने इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। और वहीं पर थोड़ी दूर में तानिया सर झुकाए हुए खड़ी थी और रो रही थी। हम लोगों ने देखा कि उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वह हिचकिचियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया और वहीं पर एक नजर जब मैंने देवर की तरफ देखा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा है। तानिया के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को उससे शादी करनी पड़ेगी। यह सुनना था कि मेरे पति गुस्से में चिल्लाने लगे, यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की दुहाई देने लगे कि हम लोग भी इससे अपना मसाज करवाते थे, परंतु आज तक इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन तानिया के माँ बाप बस एक ही रट लगाए जा रहे थे, हमें कुछ नहीं सुनना है, इसे हमारी बेटी के साथ शादी करना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर हम लोगों ने मोहल्ले वालों से राय लेकर बड़ी मुश्किल से इस मामले को रफा दफा किया। लेकिन इस घटना के बाद मेरे देवर की इज्जत पर धब्बा लग गया था और अब सब औरतों ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया था। वह सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल उदास और खोया रहता था। पहले तो वह बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरा दिल भी यह मानने को इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की, वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, इनकार कर दिया। फिर मेरे पति के दोस्त की वजह से उसको शहर में नौकरी मिल गई और अब वह शहर में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीबी घर पर अकेले ही रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती है। दूसरी ओर तो मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन भी था। मैंने इन 5 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर यह सब क्या था। दिन इसी कसमकस में गुजर रहा था और फिर बहुत दिनों के बाद हम लोगों के जीवन में वह खुशियां आई जिसके लिए मैंने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। आज भगवान ने मेरी झोली भर दी करने वाली थी। यह खुशखबरी सुनने के लिए हम पति पत्नी के कान तरस गए थे। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी और मेरे पति ने भी मुझे खेतों पर जाने के लिए मना कर दिया था और अपने साथ उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो कि उनके खेतों में काम करने में मदद करता था। वे मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहते थे। मेरी तरह उन्हें भी इस बच्चे के बेसब्री से इंतजार था। आखिर हम दोनों इस खुशी के लिए कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। आज मेरे पति देर रात तक खेतों में काम कर रहे थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो सके। बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ने वाली थी। मैं घर के कामकाज में काफी थक जाती थी और उस पर भी माँ बनने के कारण मेरे जिस्म में हर समय दर्द होता रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे जिस्म की मालिश कर दे। मैं अपने पति से तो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो इतने थक जाते थे कि आते ही खाना खाकर बिस्तर पर लेटते ही सो जाते थे और मैं इस दर्द के कारण रात भर करवटें बदलती रहती थी। थकावट की वजह से मेरे जिस्म टूटने वाला हो जाता था। आज मुझे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पूरे जिस्म में असहनीय दर्द था। आज मैं बहुत ही बुरी हालत में थी। मेरे पति भी अभी तक खेत से वापस नहीं आए थे। आज मैं अपने देवर से मसाज करवा लेती हूँ, शायद थोड़ा मुझे आराम मिल जाए।
और फिर उस थकावट और बेचैनी में मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि कुछ देर इससे पहले बातें करती हूँ, उसके बाद कहूंगी कि मेरे जिस्म की मालिश कर दे। फिर मैं सोचने लगी, परंतु मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही है, लेकिन मुझे इस दर्द से भी छुटकारा चाहिए था। कमरे में आते ही मैंने देवर से उसके काम के बारे में पूछा और फिर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उनसे कहा, तुम कमरे की लाइट ऑफ करके मेरे जिस्म की मालिश कर दो। बदन टूट रहा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हारी मालिश की बहुत ही तारीफ सुनी थी। आज तो मुझे इस दर्द से आजाद कर दो और अपने इस हाथों के जादू को दिखाओ। यह कहकर मैं उसके बेड पर लेट गई और उसका इंतजार करने लगी कब लाइट ऑफ करके देवर मेरे जिस्म की मालिश करना स्टार्ट कर दे। मैं पूरी तैयारी के साथ आई थी। उस दिन मैंने साड़ी पहन कर रखी थी। बेड पर मैंने पीछे करवट होकर लेट गई और अपने कमर पर से साड़ी हटाकर देवर को कहा कि वहां पर मालिश करने के लिए। उन्हें अपनी आंखें बंद करके लेटी रही, परंतु अचानक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे ही होश उड़ाकर रख दिए। अगला ही पल मेरे लिए हैरानी वाला बन चुका था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा देवर का चेहरा डर के मारे कांप रहा था और उसके हाथ पांव भी लड़खड़ाने लगे थे। मैंने उसकी तरफ हैरत भरी नजरों से देखा तो वो मुझे कहने लगा, प्लीज भाभी आप यहाँ से चले जाइए। मेरे पास अब कोई भी रिश्ता नहीं बचा है, बस एक भाई का ही रिश्ता रह गया है जिसे कि मैं खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप जल्द से जल्द मेरे कमरे से चले जाइए। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचने लगी कि ना जाने मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा, जबकि मैं तो सिर्फ उससे मसाज करवाने के लिए गई थी। मेरा तो कोई भी गलत इरादा नहीं था। और फिर यह सोचते सोचते ना जाने मैं कब नींद की वादियों में खो गई। अगले दिन मेरा देवर वापस शहर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मोहल्ले वालों से ऐसी खबर सुनने को मिली जिसे सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए। कुछ दिन पहले जिस लड़की ने मेरे देवर के ऊपर इल्जाम लगाए थे उसने उसके साथ गलत किया है। आज वही लड़की रो रो कर माफी मांग रही थी और कह रही थी उसने गलत इल्जाम मेरे देवर के ऊपर लगाया था। असल में वो देवर से शादी करना चाहती थी, उससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर एक शरीफ इंसान था। जब उसने मना कर दिया तब लड़की ने यह सब ड्रामा किया ताकि मजबूर होकर देवर उससे शादी कर ले। लेकिन इस सब में उस लड़की का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि उसके लिए भी सही रिश्ता नहीं आ रहे थे और अब एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ उसका रिश्ता तय हुआ था। वह शादी करके इस मोहल्ले से जाने वाली थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने सभी मोहल्ले वालों के सामने यह सच्चाई बताई। मेरे मोहल्ले वालों ने दिल में मेरे देवर के लिए जो गलतफहमी आ गई थी आज सब मिट चुका था। मेरा देवर भी जो सबसे नजर चुराकर सर्वजिंदगी के साथ जी रहा था आज फिर उसका कोई खोई इज्जत वापस आ गई थी। आज मेरे देवर ने खुलकर अपना हंसी व्यक्त किया था और हम लोग भी उसको हंसते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद मेरे देवर ने अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ शादी करने के लिए हम लोगों से इजाजत मांगी। हमें भला इस बात पे क्या इतराज हो सकता था। हमारे लिए काफी था वो अपनी जिंदगी में खुश और मगन रहे। हमने उसे खुशी खुशी इजाजत दे दी और फिर उसने कहा जब मेरा भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आ जाएगा तभी मैं शादी करूंगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो हमने कुछ दिनों बाद उसकी शादी की तारीख रख दी और फिर बहुत ही धूमधाम से मेरे देवर की शादी हो गई। आज हम सभी लोग बहुत ही खुशी खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।